बिना कॉल, बिना मैसेज कोई कैसे वापस आता है? ये सवाल हर उस इंसान के दिमाग में घूमता है जो टूट तो चुका है पर खुद को गिराकर दिखाने के मूड में नहीं है। तुमने नोटिस किया है, जितना तुम कॉल करते हो, जितना मैसेज करते हो, उतना वो दूर जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी सिंपल है। तुम भागोगे तो वो रुकेगा, तुम रुक जाओगे तो वही दौड़ेगा। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूं जो 90% लोग कभी समझते ही नहीं। वो 5 साइकोलॉजिकल मूव्स जो तुम्हें चुप रखते हैं लेकिन उसके अंदर तूफान खड़ा कर देते हैं। और सबसे मजेदार बात, इन ट्रिक्स में तुम कुछ भी करते नहीं हो, बस सही चीजें छोड़ते हो और वहीं से उसका दिमाग हिलना शुरू होता है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है आपको, ये तुम्हारी पूरी सिचुएशन को उल्टा घुमा सकती है अगर तुमने इसे पूरा देखा और समझा। क्योंकि बिना पीछा किए, बिना मैसेज किए किसी को वापस लाना स्किल नहीं, एक साइकोलॉजी है। और आज वो साइकोलॉजी पूरी खोलने वाला हूं। अब शुरू करने से पहले एक बात साफ, ये वीडियो तुम्हें बदलने वाली है, तो दिमाग खोलकर सुनना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा स्टोइक ग्लोरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डीप और पावरफुल वीडियोस लाता रहूं तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। पार्ट 1। सच में जब तुम रुक जाते हो तब वो घबराना शुरू करता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि तुमने उसे चाहा, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने उसे ये यकीन दिला दिया कि तुम हमेशा मौजूद रहोगे, चाहे वो जैसा भी बिहेव करे। लोग उसी चीज को हल्के में लेते हैं जो उन्हें पता हो ये कहीं जाने वाला नहीं है, और यही तुम्हारे साथ हुआ। तुमने उसे इतना यकीन दे दिया कि तुम्हारा कॉल, तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा इंतजार सब गारंटीड है। और इंसान की आदत क्या है? गैर जरूरी चीजों को वो हमेशा इग्नोर करता है। अब यहां पर पहली चीज समझो, उसे वापस लाने का खेल कांटेक्ट में नहीं, साइलेंस में जीता जाता है, क्योंकि साइलेंस दिमाग में सबसे ज्यादा शोर करता है। और अभी तुम्हारा साइलेंस ही उसकी बेचैनी का शुरुआत बनने वाला है अगर तुमने इसे सही तरह से अप्लाई किया। अब ये मत सोचना कि साइलेंस का मतलब ईगो दिखाना है, नहीं। साइलेंस का मतलब है तुम उसकी आदत से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि सच्चाई ये है, जब तक तुम उसकी लाइफ के हर खाली जगह को भरते रहोगे वो कभी तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं कर पाएगा। और यहां पर एक चीज और समझ लो, वो तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे तुमसे नफरत है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि तुम पीछे पड़े रहोगे। और इसी भरोसे को तोड़ना पार्ट 1 का असली गेम है। अब प्रैक्टिकल चीज सुनो। सबसे पहले तुम्हें खुद को 2 बातों से रोकना है। पहली, तुम्हें उससे कोई कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करनी, ना मैसेज, ना कॉल, ना क्या हुआ, ना तुम चेंज हो गए हो, कुछ नहीं। ये बातें डेस्परेट साउंड करती हैं, और डेस्परेट इंसान का कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ यूज होता है। दूसरी, तुम्हें अपनी प्रेजेंस वापस लेनी है। मतलब वो तुम्हें नोटिस करने की कोशिश करे, फिर भी तुम्हें उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि रिएक्ट करना यानी वापस वही पैटर्न में गिर जाना। अभी तुम उसकी आंखों में पहले जैसा इंसान नहीं, अब रिस्क बन चुके इंसान बनोगे। तुम जितना कम दिखोगे तुम उतना ही वैल्यूएबल लगोगे। और ये बात रिलेशनशिप की सबसे कोल्ड ट्रूथ है। जो आसानी से मिलता है वो जल्दी भुला दिया जाता है, जो मुश्किल से मिलता है उसकी तलाश खुद शुरू हो जाती है। अब तुम्हें एक चीज आता हूं जो बहुत रेयरली लोग समझते हैं। जब तुम पीछे हटते हो ना, उसके अंदर कंफ्यूजन शुरू होता है। वो सोचना शुरू करता है, क्यों नहीं लिख रहा, किसके साथ बिजी है, क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं, क्या ये आगे बढ़ रहा है, क्या मैं ही बेवकूफ था। और यही वो जगह है जहां से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर दूसरे इंसान को खोने का नहीं होता, खुद के रिप्लेस हो जाने का होता है। और सबसे मजेदार बात यह है, ये सब तुम कुछ किए बिना कर रहे हो, तुम बस उपस्थित नहीं हो। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। अब आगे बढ़ने का दिल करेगा,
कॉल करने का मन करेगा, स्टोरी डालकर इनडायरेक्टली हिंट देने का मन करेगा, लेकिन वहीं तुम हार जाते हो। पार्ट 1 का पूरा गेम सिर्फ इतना है, तुम्हें उसके दिमाग में स्पेस बनानी है, उसकी स्क्रीन पर नहीं। साइलेंस अभी पेनफुल लगेगा, लेकिन इसी साइलेंस में वो घुटना शुरू करेगा। और याद रखना, चुप रहना कमजोरी नहीं होता। अगर चुप रहने से दूसरा घबराना शुरू हो जाए, और ये शुरुआत जो तुमने की है, यही आगे जाके उसकी रातें खराब करेगी। अब असली खेल अभी शुरू हुआ है। पार्ट 1 में तुमने सिर्फ उसकी आदत तोड़ी है। पार्ट 2 में तुम्हें उसके अंदर वो डर पैदा करना है जिससे इंसान खुद भागकर वापस आता है। पार्ट 2, अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, कंट्रोल लेना है। अब सुनो, पार्ट 1 में तुमने उसे तुम्हारी आदत तोड़ने का काम किया था। अब पार्ट 2 में तुम्हें उसकी सोच को हिलाना है, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ तब असर करता है जब उसके अंदर सवाल पैदा हो जाए, और सवाल वहीं पैदा होता है जहां उसे तुम्हारे बिहेवियर में कुछ ऐसा दिखता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। लोग हमेशा वही चीजें नोटिस करते हैं जो पैटर्न तोड़ती हैं, और अभी तुम्हारा पैटर्न टूट चुका है, और वही उसकी बेचैनी का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अभी ये आधा काम है। अभी तुम्हें उसके दिमाग में वो जगह बनानी है जहां तुम एब्सेंस नहीं बल्कि मिस्ट्री बन जाओ, क्योंकि मिस्ट्री हमेशा याद रखी जाती है और इंसान का दिमाग खाली जगहें खुद भर देता है। अब तुम सोच रहे होगे, मिस्ट्री कैसे बनूं? ये बातें समझो और कामली अप्लाई करो। 1, तुम्हें मौजूद होना है पर आसपास नहीं। मतलब तुम ऑनलाइन हो, एक्टिव हो, जिंदगी चल रही है, लेकिन उसके लिए तुम अनअवेलेबल हो। यह सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि ये सवाल पैदा करती है, ये किसके लिए बिजी है, कहाँ है, कैसे नॉर्मल है, क्या सच में इससे फर्क नहीं पड़ता? बस यही सवाल सारी रात उसका दिमाग खाएंगे। 2, तुमने पहले ओवर एक्सप्लेनिंग का हैबिट बनाया था, लेकिन अब जीरो एक्सप्लेनेशन, जीरो जस्टिफिकेशन। यहां तक कि अगर उसने इनडायरेक्टली कांटेक्ट भी किया तो तुम्हारी रिप्लाई काम, शॉर्ट, न्यूट्रल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, वो बोले, तू बिजी है आजकल? तुम बस थोड़ा, बस, खत्म। ना क्यों पूछा, ना तुम बदल गए हो, ना तुम्हें मेरी याद नहीं आती, कुछ नहीं। ये छोटी न्यूट्रलिटी उसके दिमाग में बड़ी आग लगाती है। 3, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रूल, जो चीज इजी हो वो अट्रैक्टिव नहीं होती, जो चीज प्रिडिक्टेबल हो वो वैल्यूएबल नहीं होती। और अभी तुम किसी की प्रिडिक्टेबिलिटी में नहीं आना। अगर वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम सैड होगे, डिप्रेस्ड होगे, तो तुम बिल्कुल नॉर्मल दिखो। अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम कांटेक्ट करोगे, तो तुम छित भी मत उठाओ। अभी कंफ्यूजन करोगे तभी कंट्रोल मिलेगा, और कंट्रोल 2 जगह से आता है, या तो तुम उसे डराते हो या तुम्हारी कमी उसे डराती है। तुमने पहला ऑप्शन नहीं चुना तो दूसरा तो चुनना ही पड़ेगा। अब मेन पॉइंट, तुम्हारा व्यवहार इतना स्टेबल होना चाहिए कि उसे लगे, ये पहले जैसा क्यों नहीं है? क्या इसने मुझे रिप्लेस कर दिया? क्या इसको कोई और मिल गया? क्या ये जेन्युइनली खुश है? ये थॉट उसके दिमाग में जितना घूमेगा उतना वो तुम्हारे पास खींचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें पटाना नहीं है, तुम्हें उसे खुद रियलाइज करवाना है कि उसने तुम पर नहीं, अपने ऊपर लॉस किया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने इस वीडियो का ये हिस्सा देख ही लिया है तो साफ है कि तुम चीज को पूरी तरह समझना चाहते हो। तो एक काम करो, लाइक कर दो, ताकि मुझे समझ आए कि तुम पार्ट 2 के बाद भी आगे का पूरा मनोविज्ञान सीखने वाले हो। और हां, अगर तुम अभी तक पूरा सुन रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अगले पॉइंट्स असली गेम बदलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे डेंजरस हिस्सा। 4, तुम उसकी जगह से अपनी जगह बदल रहे हो। पहले तुम परेशान थे, वो आराम में। अब तुम नॉर्मल हो, वो रेस्टलेस होगा। पहले तुम सोचते थे, वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? अब वो सोचेगा, ये मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? पहले तुम रोके पड़े रहते थे, अब वो खुद जानना चाहेगा कि तुम क्या कर रहे हो। ये शिफ्ट स्वाभाविक है। जब तुम अपनी प्रेजेंस खींचते हो तो दूसरा इंसान अपनी ईगो खोने लगता है, और ईगो की हार ही
रिलेशनशिप साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अब वो तुम्हें टेस्ट करेगा, स्टोरी डालकर रिएक्शन देखने के लिए, ऑनलाइन आकर चेक करेगा कि तुम देख रहे हो या नहीं, रैंडम बात शुरू करेगा या ओवर एटीट्यूड दिखाएगा, लेकिन तुम स्टेबल रहोगे क्योंकि उसे खोने का डर तुम्हें नहीं, उसे होना चाहिए। 5, अभी तुम्हें अपनी लाइफ हाईलाइट नहीं करनी, न दिखावा, न दिखावटी हैप्पीनेस, ना मैं बहुत खुश हूं उसके बिना, बस नॉर्मल चलो। नॉर्मल जिंदगी हमेशा ज्यादा डेंजरस लगती है क्योंकि ये फेक नहीं लगती। फेक हैप्पीनेस देखकर लोग समझ जाते हैं कि तुम शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन जेन्युइन नॉर्मल लाइफ उन्हें डराती है। 6, तुम अब सिर्फ एक गलती नहीं कर सकते। रियल इमोशंस के नाम पर खुद को फिर से चीप मत बनाना। मतलब अगर लोनलीनेस लगी तो उसे मत दिखाना, अगर याद आई तो उसे मत लिखना, अगर तुमने देखा कि उसने स्टोरी डाली तो रिएक्ट मत करना, क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हें वहीं वापस ले जाएगा जहां तुम पार्ट 1 से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और याद रखना, ये पूरी स्ट्रैटेजी उसे हर्ट करने के लिए नहीं है, ये उसे वैल्यू समझाने के लिए है जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। अब पार्ट 2 खत्म होने पर तुम्हें एक चीज साफ दिखाई देगी, तुम जितना शांत हो जाओगे वो उतना लाउड हो जाएगा, तुम जितने शांत और स्टेबल रहोगे वो उतना असूम करेगा, उतना इमेजिन करेगा, उतना इनसिक्योर होगा, और इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज खत्म करने के लिए वहीं वापस आता है जहां उसने वैल्यू खोई होती है। अब जो अगला हिस्सा आएगा वो ये नहीं बताएगा कि तुमने क्या किया, वो ये बताएगा कि अब वो तुम्हारे बारे में अपने दिमाग में क्या महसूस करने लगेगा। तुम समझोगे कि किस साइकोलॉजी से इंसान खुद चलकर वापस आता है। पार्ट 3, अब गिल्ट नहीं, खालीपन उसका पीछा करेगा। अब यहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि डिस्टेंस और बिहेवियर चेंज का असर सबसे ज्यादा तीसरे फेज में दिखता है। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपने अंदर पहली बार खालीपन महसूस करता है, और खालीपन सिर्फ दुख से नहीं आता। खालीपन तब आता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने अपने हाथों से कुछ वैल्यू खो दी है। अब सुनो, ये वो स्टेज है जहां वो तुम्हें याद नहीं करता, वो तुम्हारे इंपॉर्टेंस को याद करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम उसे याद आते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उसकी स्टेबिलिटी थे, और स्टेबिलिटी हटने का असर हर इंसान पर बराबर पड़ता है। अब इस पार्ट में मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो उसके दिमाग में अंदर अंदर चलने लगती हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। ये साइकोलॉजी हर इंसान पर समान रूप से लागू होती है, भले वो स्ट्रांग दिखे, भले वो एटीट्यूड दिखाए, भले वो केयर ना दिखाए, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म एक ही है। अब ध्यान से सुनो। 1, पहली चीज जो उसे लगेगी, मेरे अलावा इसकी दुनिया चल कैसे रही है। ये ईगो का सबसे बड़ा दर्द है। लोग तुम्हें नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि तुम उन्हें चाहो, और जब एक दिन तुम चाहना बंद कर देते हो तब उनका सिस्टम हिलता है। वो दिखाएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर वो चेक करेगा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये इतना स्टेडी कैसे है, क्या ये मुझसे आगे बढ़ रहा है। ये सवाल उसके दिमाग में ऐसे घूमते हैं जैसे पंखे में फंसा हुआ धागा, आवाज नहीं करेगा लेकिन रुकता भी नहीं। 2, दूसरा बदलाव, वो तुम्हारे एब्सेंस को नोटिस करना शुरू करेगा। पहले तुम थे, रिप्लाई करते थे, प्रेजेंस देते थे, अवेलेबिलिटी देते थे, अब तुम नहीं हो। और इंसान को आदत, चाहे जितनी स्ट्रांग हो, जब चीज अचानक गायब होती है तो दिमाग उस गायब जगह को भरने के लिए जोर लगाना शुरू करता है। यही वजह है कि वो अचानक तुम्हारी पुरानी चैट खोलकर देखने लगता है, तुम्हारे लास्ट सीन चेक करता है, तुम्हारी स्टोरी देखता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता, तुम्हारे नाम पर रुक जाता है, लेकिन एमएसजी नहीं करता। ये गिल्ट नहीं, ये क्यूरियोसिटी और खालीपन का मेल है। 3, तीसरा स्टेज, वो खुद से सवाल पूछना शुरू करेगा, और इंसान का खुद से सवाल पूछना सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि खुद से सवाल पूछकर वो खुद को कन्विंस नहीं कर पाता। और सबसे कॉमन सवाल ये है, क्या ये अब मुझ पर डिपेंड नहीं है। देखो, डिपेंडेंसी हर रिलेशनशिप की
इनविजिबल थ्रेड होती है। तुमने जब थ्रेड छोड़ दी तो अब वो लूज थ्रेड उसकी उंगलियों में उलझना शुरू करेगी। वो सोचेगा, क्या ये मुझसे बेटर है अब? क्या ये किसी और को टाइम दे रहा है? क्या ये सच में मुझे भूल गया? क्या मेरे जाने से इसे फर्क नहीं पड़ा? ये सारे सवाल उसके दिमाग में ऐसे चलते हैं जैसे कोई रात में आकर दरवाजा खटखटाए, धीरे, बार बार, लगातार। चौथा इफेक्ट, वो कंपेयर करना शुरू करेगा, खुद को भी और तुम्हें भी। कंपैरिजन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे पहले वो तुम्हें नहीं, अपने आप को कंपेयर करेगा। क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था? क्या मैं इतना रिप्लेसेबल हूं? क्या मैं एक्स्ट्रा ही था? क्या मैं ही गलत था? ये कंपैरिजन उसे तोड़ेगा और यही वो जगह है जहां तुम्हारा साइलेंट बिहेवियर उसकी साइकोलॉजी को टर्न करता है। वो दिखाएगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक आवाज कहेगी कुछ गलत हो गया। और इंसान इसी गिल्ट से बचने के लिए फिर उसी इंसान के पास वापस जाता है जिसे उसने हर्ट किया था। पांचवी चीज, वो खुद अपने ही डिसीजंस पर शक करने लगेगा। पहले उसे लगता था कि वो सही है, अब वो नहीं जानता कि वो सही है या गलत, क्योंकि तुम्हारी साइलेंस उसके डिसीजंस को मिरर कर देती है। साइलेंस का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, ये इंसान को उसके खुद के एक्शंस दिखा देती है और इंसान खुद को देखकर डर जाता है। अब वो सोचेगा, शायद मैंने जल्दी फैसला कर लिया, शायद मुझे बात करनी चाहिए थी, शायद इसका दर्द मैंने अंडर एस्टिमेट किया, शायद ये उतना कमजोर नहीं था जितना मैंने सोचा। ये सबसे कंफ्यूजिंग स्टेज होती है, क्योंकि अब वो तुमसे कंफर्म करना चाहता है कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन डरता भी है कि कहीं तुम उसे इंपॉर्टेंस कम न दिखा दो। छठा स्टेज, वो तुम्हारी जगह भरने की कोशिश करेगा, लेकिन एक 100% फेल होगा। ये बहुत नेचुरल है। वो चाहे जैसे भी दिखे, चाहे जितना भी बिजी हो, इस स्टेज में वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा, पर किसी भी डिस्ट्रैक्शन से उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम आदत थे और आदत की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं आते। डिस्ट्रैक्शन तभी काम करता है जब इंसान इमोशनली एम्प्टी हो, पर वो एम्प्टी नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, रेस्टलेस है और थोड़ा इनसिक्योर भी। यहीं से उसके अंदर वो वॉइड बनता है जो सिर्फ तुमसे ही भर सकता है। और जब वॉइड बड़ा होता है तो इंसान ईगो भूलकर भी वापस आता है। 7, आखिरी चीज उसके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बनती है। हाँ, रिस्पेक्ट, क्योंकि तुमने चेस नहीं किया, तुमने खुद को चीप नहीं बनाया, तुमने अपनी वैल्यू गिरने नहीं दी, तुमने चुप रहकर उसे वो मिरर दिखा दिया जो कोई नहीं दिखाता। अब वो तुम्हें वैल्यू करने लगेगा, वो तुम पर डाउट नहीं इंटरेस्ट महसूस करेगा, वो तुमसे डर नहीं कनेक्शन महसूस करेगा, वो तुम्हें इग्नोर नहीं इंपॉर्टेंस देगा। और यही वो पॉइंट है जहां वापस आने का रास्ता खुलता है। अब पार्ट 4 में मैं वो सच बताऊंगा जो उसके दिमाग में तब चलता है जब तुम वाकई दूर चले जाते हो और वो अंदर अंदर ब्रेक डाउन होने लगता है। ये वो हिस्सा है जिसके बाद इंसान खुद चलकर वापस आता है, चाहे उसने कितनी ही ईगो लगा रखी हो। पार्ट 5, अब तुम दूर नहीं, आईने में खड़े। अब तक जो कुछ भी हुआ वो बस शुरुआत थी। असल में असली टेस्टिंग इस आखिरी फेज में होती है, क्योंकि यहां से कहानी उल्टी नहीं पूरी पलट जाती है। अब वो तुम्हारे डिसीजंस से नहीं डरता, वो अपने इमोशंस से डरने लगता है। ये वही स्टेज है जहां इंसान दिन में नॉर्मल दिखता है, लेकिन रात में रियलिटी काटने लगती है। वो दुनिया से छुपा सकता है, पर अपनी फीलिंग्स से नहीं बच सकता। और ये भाग यानी पार्ट 5 उसी आखिरी मोड़ की कहानी है जहां इंसान या तो वापस आता है या फिर रिग्रेट से जलता रहता है। अब बैठो, क्योंकि ये हिस्सा सबसे भारी है। 1, पहला ट्रूथ, अब तुम उसके लिए मेमोरी नहीं मिरर बन चुके हो। मेमोरी वो होती है जिसे इंसान याद करता है जब चाहे। मिरर वो होता है जो इंसान को खुद को देखने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब तुम उसके लिए मिरर हो चुके हो। जब वो रात को फोन उठाता है, तुम याद आते हो। जब दोस्त रिश्ते की बात करते हैं, तुम याद आते हो। जब वो किसी और से बात करता है, तुम याद आते हो।
जब वो अकेला बैठता है तुम याद आते हो। याद आना मजबूरी है, और ये मजबूरी ईगो से बड़ी होती है। और ये बात जितनी सिंपल सुनाई देती है, अंदर से उतनी ही डेंजरस होती है, क्योंकि मिरर में आदमी वही देखता है जिससे वो भाग रहा होता है, और अब वो तुमसे नहीं, अपनी गलती से भाग रहा है। दूसरा ट्रूथ, उसे अब तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी वैल्यू दिखाई देती है। कमी हर किसी की दिखती है, पर वैल्यू सिर्फ उसी की दिखती है जो तुम्हें खोने के बाद भी खुद को संभाल कर रखता है। तुमने रोया नहीं, तुमने भाग दौड़ नहीं की, तुमने बेइज्जती नहीं की, तुमने ईगो वॉर नहीं की, आशन तुमने मिन्नतें नहीं की। ये सब चीजें इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। उसे अब वो वर्जन याद आता है जो हमेशा उसे समझता था, जो उसकी गलती पर भी उसके साथ खड़ा था, जो हर बार उसे चांस देता था। वो खुद से पूछता है, मैंने इस इंसान को क्यों खोया? ये सवाल एक बार नहीं, बार बार उसके दिमाग में टकराता है, और वहीं से शुरू होती है रिग्रेट की सच्ची शुरुआत। तीसरा ट्रूथ, वो अब हर उस चीज को नोटिस करेगा जिसे उसने पहले इग्नोर किया था। तुम्हारा साइलेंस चुभता है, तुम्हारी दूरी हिलाती है, तुम्हारा बदलना डराता है, तुम्हारी स्टेबिलिटी जलाती है, तुम्हारी मूवमेंट ट्रिगर करती है, तुम्हारा काम रहना सोचने पर मजबूर करता है। अब वो तुम्हारे हर छोटे बिहेवियर को डिकोड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। आ की दो बे की। क्यों? क्योंकि वो अब कंट्रोल में नहीं रहा, तुम कंट्रोल में हो, और जब रोल्स चेंज होते हैं कहानी अपने आप पलट जाती है। चौथा ट्रूथ, अब उसका दिल पहली बार तुम्हारी जगह पर आकर खड़ा होता है। यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस दर्द को उसने हल्के में लिया था, वही दर्द अब उसके गले पर पैर रखकर खड़ा है। अब उसे उन रातें याद आती हैं जब तुम मैसेज का इंतजार करते थे। अब उसे वो बेचैनी महसूस होती है जो तुम सहते थे। अब उसे वो डर महसूस होता है कि कहीं तुम सच में चले ना जाओ। अब उसे वही इनसिक्योरिटी महसूस होती है जो तुम अकेले झेलते थे। ये वो फेज है जहां इंसान की सारी ईगो घुटनों पर गिर जाती है। पांचवा ट्रूथ, वो मजबूर होकर सोचता है, क्या यह किसी और को भूल चुका है? ये सवाल तुम्हारी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से आता है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा डरता है अपने जैसा इंसान मिलने से। उसे क्या सबसे बड़ा डर लगता है? ये नहीं कि तुम उससे दूर चले गए, ये कि अब तुम किसी और के लिए वैसा बन जाओगे जैसे कभी उसके लिए थे। यही डर इंसान की रातें छीन लेता है। वो चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, इस पॉइंट पर वो किसी बच्चे की तरह अंदर से टूटता है। छठा ट्रूथ, अब वो तुम्हें खोने का डर नहीं, खुद को खोने का डर महसूस करता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि तुम सिर्फ उसके लाइफ का हिस्सा नहीं थे, तुम उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके थे। और पर्सनालिटी के हिस्से डिसअपीयर नहीं होते, वो दिमाग में गूंजते हैं। अब वो खाली नहीं है, अब वो अधूरा है, और अधूरापन वो चीज है जो इंसान को ईगो से बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करती है। सातवां ट्रूथ, अब वो दो रास्तों में फंस जाता है, वापस आए या खुद को बर्बाद करे। और यही वो जगह है जहां कहानी अपना फाइनल मोड़ लेती है। अगर उसकी फीलिंग्स सच्ची थीं, वो चाहे कितना भी देर कर दे, वो वापस जरूर आएगा, बेइज्जत होकर नहीं, रिग्रेट लेकर। और अगर वो सच्चा नहीं था, तो वो खुद को जस्टिफाई करने में ही अपनी बाकी जिंदगी लगा देगा, लेकिन अंदर से खाएगा वही खालीपन जो किसी का नहीं होता। और तुम दोनों स्थितियों में जीतते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को नहीं तोड़ा, तुमने बेगिंग नहीं की, तुमने अपनी वैल्यू नहीं गिराई, तुमने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी। इसीलिए हार उसकी है, चाहे वो लौट आए या फिर रिग्रेट में जलता रहे। अब ये आखिरी बात दिल में उतार लेना, जिस दिन तुमने चेस करना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने उसे खोया नहीं, तुमने खुद को वापस पा लिया। और इंसान दुनिया में किसी को भी छोड़ सकता है, लेकिन जिस इंसान को छोड़ने में उसने खुद को खो दिया, उस इंसान की कमी उसे पूरी जिंदगी सताती है।
ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली सवाल ये है, तुम चाहते क्या हो? वो लौट कर आए या फिर तुम अपनी जिंदगी नए सिरों से शुरू करो? तुम जो चुनोगे, तुम्हारी कहानी वहीं से नया मोड़ लेगी। अब नीचे कमेंट में ये बता दो, तुम ये वीडियो किसके लिए सुन रहे थे? उसके लिए या खुद को समझाने के लिए? और हाँ, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें दिल के बिल्कुल उसी हिस्से पर जाकर लगी हैं जहां तुमने सब कुछ दबा रखा था, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कहानी तुम्हारी नहीं टूटी, कहानी तुम्हारे अंदर से निकली है। और आखिरी बात, अगर तुम चाहो तो मैं इसी टॉपिक पर अगला चैप्टर भी तैयार कर सकता हूं। बस कमेंट में लिख देना, रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल, रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल।